दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि चेक बाउंस के मामले क्या होते हैं और चेक बाउंस क्या होता है। चेक बाउंस के मामले में लैंडमार्क जजमेंट क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और अगर आपके पास चेक बाउंस हो गया है तो इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अगर चेक बाउंस के मामले में आप एक्यूज्ड है या अभियुक्त है तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्त को क्या राहत प्रदान की है। जो चेक बाउंस के मामले होते हैं वह बहुत ही लंबे चलते हैं। चेक बाउंस के मामले में 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट पारित किए हैं उनसे आपको बहुत ही राहत मिलने वाली है। कहने का मतलब ये है कि आपकी टेंशन अब दूर होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। दोस्तों अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो करें। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जल्द से जल्द आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि चेक बाउंस की शुरुआत किस तरह से होती है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता देता हूं कि मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को 1000 रुपए दिए और उस व्यक्ति ने आपको कहा कि 1 महीने के बाद मैं आपके 1000 रुपए लौटा दूंगा। 1 महीने के बाद आप अपने 1000 रुपए उस व्यक्ति से लेने जाते हैं। वह व्यक्ति कहता है कि अभी फिलहाल मेरे पास 1000 रुपए नहीं है, तो वह व्यक्ति आपको एक चेक दे देता है, उसमें 1000 रुपए की राशि भर देता है। चेक देने के बाद क्या होता है कि उसे पता लगता है कि मैंने उसे अगले आपको चेक दे दिया, या तो वह करेगा कि अपना अकाउंट क्लोज करवा देता है यानी बंद करवा देता है, या फिर यह करता है कि उसके खाते में पैसे ही नहीं होते हैं, या फिर आपको जो चेक दिया जाता है उस पर हस्ताक्षर गलत रूप से किए जाते हैं। तो इन कारणों से आपका चेक बाउंस हो जाता है जब आप उस चेक को बैंक में लेके जाते हैं। और बाउंस होने के बाद अगर इन कारणों से आपका चेक बाउंस होता है तो आप ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। चेक बाउंस का जो कानून है उसे कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। उसकी जो धारा है 138, उसमें चेक के बारे में बताया गया है, जिसे हम शॉर्ट रूप में NI एक्ट 138 भी कहते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 इसमें यह बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा आपको चेक दिया जाता है और चेक देने के बाद वह बाउंस हो जाता है तो उसे एक लीगल नोटिस देना होता है। लेकिन लीगल नोटिस देने से पहले आपको मैं एक जो समय सीमा होती है, जो लिमिटेशन होता है, उसके बारे में बता देता हूं। अगर आपको लिमिटेशन के बारे में नहीं पता होगा तो आपका केस खत्म भी हो सकता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप बैंक में जाते हैं और बैंक में जाने के बाद किसी भी कारण से आपका चेक जो है वह बाउंस हो जाता है, उस बाउंस होने के बाद आपको बैंक की तरफ से एक रिटर्न मेमो दिया जाता है। रिटर्न मेमो में किसी भी कारण से अगर आपका चेक बाउंस हुआ है तो उसमें लिखा जाता है कि इस कारण से आपका चेक बाउंस हो गया है। अब ध्यान से सुनना, जब रिटर्न मेमो दिया जाता है उसमें एक डेट लगी हुई होती है। उस डेट से 30 दिन के भीतर उस व्यक्ति को जिसने आपको चेक दिया है एक लीगल नोटिस भेजना होगा। ध्यान रखिए, 30 दिन के भीतर जो रिटर्न मेमो में डेट होती है उस डेट से लेकर 30 दिन के भीतर आपको उस व्यक्ति को एक लीगल नोटिस भेजना होगा। लीगल नोटिस भेजने के क्या तरीके हो सकते हैं। लीगल नोटिस भेजने के लिए आपको उसका नाम और एड्रेस सबसे पहले पता करना होगा। लीगल नोटिस में उसमें लिखना होगा, उसके मोबाइल नंबर लिखने होंगे और उसके एड्रेस पर उसे बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजना होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक ज़माने में हम ईमेल के द्वारा भी उसे सूचना कर सकते हैं या व्हाट्सएप के द्वारा भी उसे सूचना कर सकते हैं। जब स्पीड पोस्ट के द्वारा उसे लीगल नोटिस भेजा जाता है तो डाक के द्वारा हमें एक रसीद दी जाती है, उस रसीद को संभाल कर हमें रखना है। अगले व्यक्ति को हम जब लीगल नोटिस देते हैं तो उसमें 15 दिन का समय दिया जाता है। 15 दिन के भीतर या फिर 15 दिन के अंदर अगर आपके पैसे नहीं लौटाए जाते हैं या फिर उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है तो उस लीगल नोटिस में लिखा जाता है कि अगर आपने पैसे नहीं लौटाए 15 दिन के अंदर तो आपके खिलाफ सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर 15 दिन के बाद आपके पैसे आ जाते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो 15 दिन के बाद आपके पास 30 दिन का समय होता है। 30 दिन में आपको कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेन करनी होती है। साथ ही कंप्लेन के आपको एक 4 चीज़ें अटैच करनी होती है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि डाक के द्वारा आपको एक रसीद दी जाएगी, वह आपको फाइल में लगानी है। साथ ही लीगल नोटिस की आपको कॉपी लगानी है। इसके लिए असल चेक आपको उसमें लगाना है। साथ ही
जो रिटर्न मेमो बैंक के द्वारा दिया जाता है वह भी आपको साथ में लगाना होगा। ये सारी चीजें अगर हम फाइल में लगा देते हैं तो हमारी फाइल कंप्लीट मानी जाती है। उसके बाद हम क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं जिस व्यक्ति ने हमें चेक दिया है। जब आपके द्वारा कोर्ट में फाइल की जाती है या फिर केस किया जाता है चेक बाउंस का, तब कोर्ट के द्वारा उसमें संज्ञान लेकर जो मुलजिम होता है, जो अक्यूज्ड होता है या फिर जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया था, उसे सम्मन के द्वारा कोर्ट बुलाती है। अब चेक के मामले में नया कानून आ गया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 143A में जब सम्मन के द्वारा मुलजिम को कोर्ट में बुलाया जाता है और मुलजिम कोर्ट में हाजिर होता है, तो इस धारा के अनुसार यानी कि 143A के अनुसार जो चेक की राशि है वह आपको 20% राशि दिलाई जाएगी। मान लीजिए कि मेरी चेक की राशि 1 लाख रुपए है और 20% मुझे कोर्ट के द्वारा दिलाया जाता है, तो 20,000 रुपए मेरे को दिलाए जाएंगे। अब केस आगे बढ़ता है। जब आपके द्वारा शपथ पत्र पेश किया जाता है तो अभियुक्त के वकील के द्वारा आपसे जिरह की जाएगी। जिरह के बाद जब दोनों पक्षों की बहस सुनी जाती है तो बहस होने के बाद फाइल आदेश में चली जाती है। अगर कोर्ट को यह लगता है कि अभियुक्त ने गलती की है तो कोर्ट के द्वारा उसे 2 वर्ष की सजा भी सुना सकती है। साथ ही चेक की जो राशि है उसे दोगुना करके आपको भी दिला सकती है। अब ध्यान से सुनना, जब अभियुक्त को सजा होती है और सजा होने के बाद जब ऊपर की अदालत में वह अपील करता है तो अपील करने से पहले उसे 20% राशि आपको देनी होगी। यह भी एक बहुत बड़ी राहत है। हमें पहले यह देखने को मिलता था कि जो चेक बाउंस के मामले होते थे वह बहुत ही लंबे समय तक चलते थे, लेकिन सरकार ने हमें यह राहत दी है या फिर उसमें नया कानून बनाकर हमें यह राहत दी है कि जब मुलजिम कोर्ट में हाजिर होता है तो राशि का 20% हमें दिलाया जाता है। साथ ही जब अपील की जाती है तब भी 20% राशि हमें दिलाई जाती है। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क 2022 के जजमेंट के बारे में। TRL वर्सेज SMS एशिया 2022 का ये मामला है। इसमें यह होता है कि जब चेक बाउंस होता है और चेक बाउंस का जब केस किया जाता है तो अभियुक्त के द्वारा अपने डिफेंस यानी अपने बचाव में कोर्ट को यह कहा जाता है कि जो पर्सन है वह कंपनी के द्वारा अथोराइज्ड पर्सन नहीं है और उसे राइट भी नहीं है केस करने का। यह बात जब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचती है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2 बातें कही जाती हैं। ये 2 बातें यह हैं कि जब किसी पर्सन के द्वारा चेक बाउंस का केस किया जाता है तो उसे साबित करना होगा कि वह कंपनी की तरफ से अथोराइज्ड पर्सन है। और दूसरी बात यह कही कि लेन देन और जो ट्रांजैक्शन होता है उन सारी बातों का उस व्यक्ति को पता होना चाहिए। अगर इन 2 बातों को साबित कर दिया जाता है तो चेक बाउंस का केस ले लिया जाएगा। इस बात को प्रूफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए आपको एक एफिडेविट यानी शपथ पत्र पेश करना होगा और उस शपथ पत्र में यह लिखना होगा कि मेरे द्वारा जो केस किया गया है वह मैं अथोराइज्ड पर्सन हूं और कंपनी के द्वारा मुझे नियुक्त किया गया है और इतने वर्ष से मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं और जितना भी ट्रांजैक्शन है और जितना भी लेन देन है वह मेरे द्वारा ही होता है और कंपनी के द्वारा ही मुझे अथोराइज्ड किया गया है। अब हम बात करते हैं कि जब अक्यूज्ड यानी अभियुक्त के द्वारा अपने डिफेंस में यह कहा जाता है कि सर ये कंपनी के द्वारा अथोराइज्ड ही नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह देखा जाता है कि पहले से ही शपथ पत्र पेश किया हुआ था। इसमें जो शिकायत करता था उसमें यह लिखा गया था कि शपथ पत्र में मैं कंपनी के द्वारा अथोराइज्ड हूं और कंपनी के द्वारा ही मुझे नियुक्त किया गया है और जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, जितनी भी लेन देन होती है वह मेरे द्वारा ही किया जाता है। इन दोनों बातों को लेकर कोर्ट में एक शपथ पत्र देकर इन बातों को प्रूफ भी कर दिया जाता है कि वही व्यक्ति अथोराइज्ड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो चेक का मामला है, जो चेक का केस है, वह चलने योग्य है और जो डिफेंस में अभियुक्त ने कहा कि यह अथोराइज्ड पर्सन नहीं है तो उसकी बात चलने योग्य नहीं है। इसलिए इस बात से यह साबित होता है कि जब भी चेक बाउंस का केस किया जाता है तो हमें एक शपथ पत्र पेश करना होगा और उसमें यह लिखना होगा कि मैं इस केस में अथोराइज्ड पर्सन हूं। इसलिए जब भी चेक बाउंस का केस किया जाता है तो आपके द्वारा एक शपथ पत्र भी पेश किया जाना चाहिए। उसमें लिखा जाना चाहिए कि मेरे द्वारा ही इसमें ट्रांजैक्शन होता है, मुझे लेन देन के बारे में भी पता है। अगर आप चेक के मामले में अक्यूज्ड यानी अभियुक्त हैं तो आप अपने डिफेंस में यह बता सकते हैं कि जिस पर्सन ने यह केस किया है वह अथोराइज्ड पर्सन नहीं है,
तो अगर कोर्ट को यह लगता है कि कोई भी व्यक्ति अथॉराइज्ड पर्सन नहीं है तो वह उसका केस भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप अपनी डिफेंस ले सकते हैं और किस प्रकार से आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 138 का केस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि कभी भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। धन्यवाद।